यूपी स्टेट एग्जाम्स के इस बेहद खास और फोकस्ड एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम प्रयागराज जिले के सबसे हाई यील्ड फैक्ट्स और डेटा को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, वो भी एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। इस मास्टर क्लास में हम जिले के भूगोल, कृषि, नदियों के जाल, 2011 की जनगणना के जरूरी आंकड़े और यहाँ की संस्कृति से लेकर इस शिक्षा जगत के प्रमुख व्यक्तित्वों को कवर करेंगे। सब कुछ बिल्कुल एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करते हैं जिले की भौतिक संरचना यानी इसके भूगोल और प्रशासन की। मैप को दिमाग में लाते हैं। प्रयागराज के उत्तर में प्रतापगढ़ है, पूर्व में भदोही, दक्षिण पूर्व में मिर्जापुर और पश्चिम में कौशाम्बी और चित्रकूट हैं। लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो सबसे बड़ा कैच है वो है इसकी दक्षिणी सीमा। जी हां, प्रयागराज अपनी दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश के रीवा जिले के साथ साझा करता है। ये इंटरस्टेट बॉर्डर अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए पूछा जाता है, तो इसे पक्का याद रखना है। अब अगर प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो प्रयागराज खुद एक मंडल या डिवीजन है। इसके अंदर कुल 4 जिले आते हैं: फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और खुद प्रयागराज। मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में यह लिस्ट बहुत बार रिपीट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कृषि और पर्यावरण की तरफ। देखते हैं यहाँ की मिट्टी और इकोनॉमी की क्या स्थिति है। चूंकि प्रयागराज अपर गैंगेटिक प्लेन यानी ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में आता है, यहाँ सालाना करीब 975 मिलीमीटर बारिश होती है। यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल। नदियों के जरिए हर साल नई मिट्टी बिछ जाती है और इसी शानदार फर्टिलिटी की वजह से यहाँ एक बहुत ही मजबूत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खड़ी हो पाई है, जो बाहरी मार्केट्स को भी कवर करती है। यहाँ इकोनॉमी से जुड़ी एक और दिलचस्प चीज है, मूंज शिल्प। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट या ODOP स्कीम के तहत प्रयागराज इस क्राफ्ट के लिए बहुत फेमस है। ये पूरी तरह से एक इको फ्रेंडली कला है, जहां मुख्य रूप से नैनी इलाके की जंगली घास को छीलकर और गूंथकर बेहतरीन टोकरियां और सजावटी सामान बनाया जाता है। आप जरा यहाँ की जीवन रेखाओं यानी नदियों और कनेक्टिविटी पर नजर डालते हैं। प्रयागराज का नाम आते ही सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? त्रिवेणी संगम। ये सिर्फ एक भौगोलिक केंद्र नहीं है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की आध्यात्मिक पहचान है, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक रूप से अदृश्य मानी जाने वाली सरस्वती नदी का पवित्र मिलन होता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यहां एक बड़ा गजब का कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास नेशनल वाटरवे 1 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। यह देश का सबसे लंबा जलमार्ग है, जो यहीं प्रयागराज से शुरू होकर 1620 किलोमीटर दूर हल्दिया तक जाता है। और दूसरी तरफ है लोकल क्रॉस रिवर ट्रांसपोर्ट, जहां स्थानीय लोगों को पीपे के पुलों यानी पोंटून ब्रिजेस का सहारा लेना पड़ता है और जल स्तर में भारी उतार चढ़ाव एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, 2011 की जनगणना के डेमोग्राफिक आंकड़े। ये नंबर दिमाग में एकदम छाप लेना है, 59,54,391। जी हां, 60 मिलियन, माफ कीजिएगा, लगभग 6 मिलियन या 60 लाख की विशाल आबादी के साथ प्रयागराज पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, बिल्कुल नंबर 1। कुछ और एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स जो डायरेक्ट MCQ में आते हैं। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1087 है, साक्षरता दर 74.41% है, लिंगानुपात एकदम सटीक 902 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। और हां, अनुसूचित जाति यानी SC की आबादी पूरे 22% है। ये सारे फिगर्स टिप्स पर होने चाहिए। अगर भाषा की बात करें तो इस क्षेत्र में लगभग 95% लोग मानक हिंदी बोलते हैं। उसके बाद करीब 2.69% उर्दू और फिर हिंदी पट्टी की क्षेत्रीय बोलियों जैसे अवधी का नंबर आता है। चलिए अब इस जिले की शानदार संस्कृति और पर्यटन के पहलुओं को समझते हैं। प्रयागराज और कुंभ मेला ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन इसका इतिहास बड़ा दिलचस्प है। 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन ने इसे आधिकारिक रूप से आयोजित करना शुरू किया। फिर 1565 में देखिए, अकबर ने नागा साधुओं को इसमें शाही प्रवेश की अनुमति दी। 19वीं सदी आते आते जेम्स प्रिंसेप ने इसके अनुष्ठानों का पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया और फाइनली 2017 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में मान्यता मिल गई। कुंभ के इन अलग अलग आयोजनों के बीच का अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए। माघ कुंभ हर साल जनवरी-फरवरी में लगता है, अर्ध कुंभ हर 6ठे साल आता है, और जो सबसे विशाल है महाकुंभ मेला, वो पूरे 144 साल बाद यानी 12 पूर्ण कुंभ चक्रों के बाद सेलिब्रेट किया जाता है।
और अब हमारे एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन पर आते हैं, जो यहाँ की महान शैक्षिक विरासत और प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे अक्सर पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, यह भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। आज़ादी के आंदोलन के समय यह एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र था और हिंदी साहित्य का तो यह हमेशा से गढ़ रहा है। इस कैंपस और इस शहर ने देश को जो दिग्गज दिए हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। राजनीति में मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय जी, विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर मेघनाथ साहा जैसे जीनियस, और साहित्य की दुनिया की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन और फिराक गोरखपुरी जैसी महान हस्तियां इसी मिट्टी से जुड़ी हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक तरफ प्रयागराज अपनी गहरी प्राचीन विरासत और त्रिवेणी संगम को सहेजे हुए है, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और मॉडर्न लॉजिस्टिक्स से तेजी से जुड़ रहा है। ऐसे में अगली जनगणना के आते आते इस जिले का सामाजिक और आर्थिक नक्शा कितना बदल चुका होगा, ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहें और एग्जाम की तैयारी मजबूत रखें।